मैं एक मज़दूर हूँ। जिस दिन मैं कुछ लिख लानूँ उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं। यह बातें हिंदी और उर्दू के प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद ने कही थी, जिन्हें 20वीं सदी का सबसे प्रसिद्ध लेखक कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म बनारस के पास स्थित एक गांव लम्ही में हुआ था। दुनिया उन्हें मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानती है, मगर यह उनका असली नाम नहीं था। उनका असली नाम था धनपत राय। लिखना शुरू करते समय उन्होंने पहले अपना नाम नवाब राय रखा, मगर कुछ समय के बाद उन्हें अपना नाम बदलकर प्रेमचंद रखना पड़ा। इसका कारण क्या था, जानिए। 7 साल की उम्र में उन्होंने उर्दू और पर्शियन की शिक्षा ग्रहण की। जब वो 8 साल के थे तभी उनकी माँ चल बसी। कहते हैं कि यहीं से लिखने पढ़ने में उनकी रुचि बढ़ने लगी, क्योंकि माँ के मरते ही कुछ समय बाद ही उनकी दादी का भी देहांत हो गया। उनके सिर्फ एक बहन थी, बड़ी बहन, जिसकी शादी हो चुकी थी और उनके पिता काफ़ी व्यस्त रहते थे। उनके पिता ने कुछ समय बाद ही दूसरी शादी कर ली, मगर प्रेमचंद को सौतेली माँ से उतना प्रेम कभी नहीं मिला। ऐसे माहौल में उन्हें एकांत में रहकर किताबें पढ़ने की आदत पड़ गई। उन्होंने पर्शियन, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू की कई किताबें पढ़ी। जब वो हाई स्कूल में थे उस समय वो बहुत बीमार हो गए, जिसके कारण वो सेकेंड डिवीज़न पास हुए। पैसों की कमी के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई रोकनी पड़ी। उसके बाद उन्होंने बनारस के ही एक वकील के बेटे को पढ़ाने की नौकरी कर ली, जिसके लिए उन्हें 5 रुपये मिलते थे और वो 2 रुपये में ही अपना खर्च चलाकर 3 रुपये घर भेज देते थे। इसके बाद एक दिन मिशनरी स्कूल के हेडमास्टर ने उन्हें टीचर की नौकरी देने का प्रस्ताव रखा, जिसे प्रेमचंद जी ने स्वीकार कर लिया। उस नौकरी से उन्हें महीने के 18 रुपये मिलते थे। बाद में उन्हें एक सरकारी स्कूल में असिस्टेंट की नौकरी मिल गई। इसी समय उन्होंने अपना पहला लघुव्यास आसार एमा अबीद लिखा, जिसे हिंदी में देवस्थान रहस्य कहते हैं। ये लघु उपन्यास बनारस के एक उर्दू साप्ताहिक अखबार आवाज़े खलक में प्रकाशित हुआ। 1905 में वो भारत की राजनीति से काफ़ी प्रभावित हुए और इसका असर उनकी किताबों में भी दिखने लगा। वो अपनी कहानियों से समाज को आज़ादी के लिए जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपने एक लेख में बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों की सराहना लिखी। उन्होंने एक कहानी दुनिया के सबसे अनमोल रत्न लिखी, जिसके अनुसार दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है हमारे खून की आखिरी बूंद, जिसे हमने देश की आज़ादी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वो लोगों को इस कहानी के माध्यम से यह बताना चाह रहे थे कि आज़ादी से ज़्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य कोई और नहीं है और इसके लिए हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने लघु कहानियों की किताब सोज़े वतन लिखी, जो अंग्रेज़ों की नज़र में आ गई। पुलिस ने प्रेमचंद जी के यहाँ छापा मारा और सोज़े वतन की लगभग 500 प्रतियाएँ जला दी गई। इसके बाद उन्होंने अपना नाम नवाब राय से बदलकर प्रेमचंद रख दिया। 1919 में प्रेमचंद का लिखा हुआ उपन्यास सेवा सदन लोगों को बहुत पसंद आया और प्रेमचंद भारत के प्रसिद्ध लेखक के रूप में जाने जाने लगे। ये किताब पहले कलकत्ता में हिंदी में और लाहौर में उर्दू में प्रकाशित हुई, जिसके लिए उन्हें 450 और 250 रुपये मिले। अपनी शिक्षा पूरी करने की इच्छा उनमें शुरू से ही थी। 1919 में 39 साल की उम्र में उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री प्राप्त की। 1921 में उन्होंने एक मीटिंग में हिस्सा लिया, जहां गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के लिए
लोगों से सरकारी नौकरी छोड़ने के लिए कहा। प्रेमचंद जी भी इससे बहुत प्रभावित हुए। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसके बावजूद 5 दिन तक सोच विचार करने के बाद अपनी पत्नी की भी रजामंदी लेकर उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया और बनारस चले गए। इसके बाद उन्होंने कई सारे उपन्यास और कहानियाँ लिखी। 1934 में वो हिंदी फिल्मों के लिए कहानियाँ लिखने की इच्छा से बॉम्बे पहुँचे और अजंता सिनेटोन नाम के प्रोडक्शन हाउस के लिए 1 साल तक स्क्रिप्ट लिखने का ऑफ़र भी उन्होंने स्वीकार किया। इसके लिए उन्हें 8,000 रुपये 1 साल के मिलने थे। उन्हें लगा कि इससे उनकी सारी आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएंगी। उन्होंने एक फिल्म मजदूर की स्क्रिप्ट लिखी। इस फिल्म में मजदूरों के ऊपर होने वाले अत्याचारों को बहुत करीबी से दिखाया गया था। मगर इस फिल्म को बड़े बड़े उद्योगपतियों ने बॉम्बे में रिलीज़ ही नहीं होने दिया। लाहौर और दिल्ली में फिल्म रिलीज़ तो हुई, मगर इसके असर से जब मजदूरों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया तो वहाँ भी फिल्म पे प्रतिबंध लग गया। प्रेमचंद जी को भी बॉम्बे का कॉमर्शियल माहौल अब पसंद नहीं आ रहा था और वहाँ जाने के 1 साल के अंदर ही वो बॉम्बे छोड़कर इलाहाबाद चले गए, जहाँ उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। 8 अक्टूबर 1936 को लंबी बीमारी के बाद उनका देहांत हो गया।